बड़ी खबर प्रयागराज उत्तर प्रदेश से भ्रष्टाचार को उजागर करना अधिवक्ता पवन कुमार पांडे को पड़ा भारी। प्रयागराज से इस खबर के मुताबिक अधिवक्ता पवन कुमार पांडे को भ्रष्टाचार उजागर करने की कीमत चुकानी पड़ी। अवधेश कुमार शुक्ला पर आरोप है कि उन्होंने फैजाबाद पुलिस प्रशासन से मिलीभगत कर पवन कुमार पांडे और उनके परिवार के खिलाफ कई झूठे मुकदमे दर्ज कराए। आपको बता दें कि यह मामला उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का है, जहां पवन कुमार पांडे न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से इस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए पवन कुमार पांडे अधिवक्ता द्वारा क्या कहा जा रहा है कुछ। अवधेश कुमार शुक्ल पर अधिवक्ता पवन पांडे की हत्या की साजिश रचने का आरोप। अधिवक्ता की पत्नी ने कहा कि अगर उनके पति की हत्या होती है तो इसकी जिम्मेदार फैजाबाद पुलिस की होगी। परिचय दीजिए अपना। मैं पवन पांडे, भूतपूर्व प्रदेश प्रवक्ता, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अधिवक्ता इलाहाबाद उच्च न्यायालय और माननीय हाई कोर्ट इलाहाबाद में भारत सरकार का पूर्व सीजी। आपके द्वारा एक मुहिम चलाई गई थी भ्रष्टाचार के विरुद्ध, राम मनोहर लोहिया और राम जानकी। इस संबंध में जो आप द्वारा कार्रवाई कराई गई है, आप द्वारा आरोप भी लगाया गया था कि इनके द्वारा भ्रष्टाचार कई डिग्रियां फर्जीवाड़े, इस संबंधित मामले में आपने आरोप लगाया था। इसमें पूरी सत्यता क्या है? वास्तविकता ये है कि मैं इंटरमीडिएट करने के बाद में जनपद अयोध्या से चलकर इलाहाबाद आया। उचित तालीम के मकसद से मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और छात्र राजनीति में हम सक्रिय हो गए। विद्यार्थियों का दर्द, उनकी जरूरत, उनकी आकांक्षा और उनकी सोच को आवाज देने लगा। शासन का चुनाव में लड़ा और कांग्रेस पार्टी के छात्र संगठन प्रदेश का पदाधिकारी भी रहा। अन्य तमाम कांग्रेस से जुड़े हुए संगठनों में मैं पदाधिकारी होता रहा। विद्यार्थी राजनीति की चेतना और नौजवानों और छात्रों के प्रति जो मेरी चिंता है वो आज तक संस्कार बन गई। मैं उससे अलग नहीं हो पाया। मैं अयोध्या जनपद गया था, मुझे जानकारी मिली कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ कम से कम 5 महाविद्यालय ऐसा है जहां पर न्यूनतम शैक्षिक अर्हता के बिना, योग्यता के बिना, मानक पूरा किए हुए उन्हें अध्यापक नियुक्त कर दिया गया है और परीक्षार्थी विद्यार्थी बिना इम्तिहान दिए ही प्रथम श्रेणी पास हो जाते हैं। ये तकनीक वहां के एक शिक्षा कारोबारी अवधेश कुमार शुक्ला ने विकसित कर रखी है। जानकारी मुझे प्राप्त हुई, मैंने साक्ष्य और सबूत इकट्ठे किए और सबूत मिलने के बाद मैंने 25 दिसंबर सन 2019 को फैजाबाद जनपद मुख्यालय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया, जिसमें मैंने इसका सबूतों के साथ खुलासा किया। उस समय सरकार ने हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज इम्तियाज मुर्तजा साहब की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई। अब जांच कमेटी ने क्या जांच की, क्या आख्या दी? अगर जांच में सब कुछ सही होता तो इसका खुलासा विश्वविद्यालय के कुलपति और वहां का प्रशासन इसलिए कर देता कि ताकि वो अपनी पीठ ठोक सके कि कुछ गलत नहीं है। अभी तक उस जांच कमेटी के नतीजे और निष्कर्ष का खुलासा न होना संदेह। जब आप द्वारा इसमें भ्रष्टाचार के विरुद्ध में आवाज बुलंद की गई, आपके ऊपर इन्हीं द्वारा मुकदमा दर्ज कर, उसमें क्या सत्यता है? वास्तविकता यह है कि जब भी कोई सत्य की पैरोकारी करेगा, जब कोई हकीकत की लड़ाई लड़ेगा, जब हुकूमत से टकराएगा, जब कोई आवाम की जरूरत बनकर निजाम से मुठभेड़ करेगा तो उसे कष्ट तो सहना ही पड़ेगा। आपके ऊपर कितने ऐसे जो भ्रष्टाचार के लोग हैं, कितने मुकदमे आपके ऊपर दर्ज कराए? 6 मुकदमे। अवधेश शुक्ला ने उस समय के कुलपति थे, वाइस चांसलर। किस जनपद से आपके ऊपर कौन कौन सी धारा के दर्ज है? मेरे खिलाफ जो भी मुकदमे जनपद अयोध्या में है, उस समय के एसएसपी आशीष तिवारी थे, उनकी साजिश थी। उस समय के वाइस चांसलर मनोज दीक्षित जो इसमें बुरी तरह फंस रहे थे, उनका षड्यंत्र था और शिक्षा कारोबारी जो कई अरब रुपए का आज की तारीख में मालिक है। ये भी जानकारी सोशल मीडिया में पाई गई है कि आपकी हत्या भी कराने का पूरा प्रयास किया। इसमें क्या सत्ता है? ये बड़ा आश्चर्यजनक है, विरोधाभासी तथ्य है। मैंने अपनी हत्या की आशंका जताई, वहां के एसएसपी ने जांच कराया। जांच के बाद थानाध्यक्ष
चौकी इंचार्ज और 112 नंबर 3 गाड़ियां मेरी सुरक्षा में लगाई गई। और उसके बाद जब मैं नहीं डरा, नहीं दहशत में आया, प्रभाव में नहीं आया, समझौते के लिए नहीं तैयार हुआ माफिया के साथ, या जिला प्रशासन चाहता था कि मेरी मध्यस्थता में समझौता हो जाए, मैं राजी नहीं हुआ, तो उन्होंने मुकदमे लिखना शुरू कर दिया। बलात्कार का मुकदमा लिखाया, गैंगस्टर लिखाया, जानलेवा धमकी, जानलेवा हमले का मुकदमा माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। वहां पर मैं कानूनी तरीके से उसका सामना कर रहा हूं और मुझे उम्मीद है। हम लोग को ये भी सुनने में आया, आपको न्यायालय में जब ये मुकदमे दर्ज हुए, आप इसी मुकदमे को लेकर न्यायालय में बहस कर रहे थे, आपको पुलिस, फैजाबाद पुलिस ने आपको अरेस्ट किया, इसमें क्या सतत था? नहीं, न्यायालय में नहीं गिरफ्तार किया था। न्यायालय के बाहर जब मैं निकला था तो मुझे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार नहीं किया, अपहरण किया गया था। और मेरा अपहरण इसलिए किया गया था कि लोग शादी वर्दी में थे, उनको बताना चाहिए कि आपकी गिरफ्तारी हो रही है, आपके खिलाफ ये मुकदमा है, परिवार वालों को सूचना दी जाएगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की जो व्यवस्था है, डीके वसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में अवधारित किया गया है, उन मानकों का पालन नहीं किया गया तो उसे गिरफ्तारी नहीं कहा जा सकता। मेरा अपहरण किया गया था, मेरी हत्या की पूरी योजना थी। मुझे गिरफ्तार करने के बाद ले जाकर तपस्वी महाविद्यालय में मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया गया, प्रताड़ना दी गई शारीरिक मानसिक, और बाद में जब मेरी हत्या नहीं कर पाए तो उन्होंने गिरफ्तारी का रूप दे दिया, गिरफ्तार करके मुझे जेल में बैठा। आपकी पत्नी द्वारा एक सोशल मीडिया में वीडियो वायरल किया गया था, उसमें वीडियो में फैजाबाद पुलिस पर आरोप लगाए थे, अगर मेरे पति की हत्या हो जाती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी जिला फैजाबाद पुलिस पर। इस संबंध में आपका क्या कहना है? मेरी पत्नी उस समय उस दिन मेरे साथ थी, लेकिन मैं कायर नहीं हूँ, भीड़ बुजदिल नहीं हूँ। मैं जान रहा था कि आज पुलिस वाले अपराधी अभियुक्त माफिया अवधेश शुक्ला के साथ साठगांठ करते, उसे भारी धन लेकर के मेरे साथ कुछ करने वाले हैं। लेकिन न्यायालय पर नियत कैसी थी, मैं न्यायालय के सामने तो फरार नहीं अपने को साबित कर सकता। मैं माननीय न्यायालय गया, उपस्थित हुआ और मैं अधिवक्ता ड्रेस में था। मेरी पत्नी मेरे साथ थी, मेरे सहयोगी एक मेरे मित्र वो भी उस समय थे, और उनके सामने मुझे बलपूर्वक अगवा करके गाड़ी में ले जाया गया। और उसके बाद की जो घटनाएं हुई मानवाधिकार आयोग के समक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष और मैंने हाईकोर्ट की राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष मैंने और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष मैंने उस प्रत्यावेदन भेजा है, वो भी विचाराधीन है और वो उसका भी निस्तारण। जैसा कि ये जानकारी के अनुसार अधिवक्ता बहुत बड़े संगठन होता है और आपको गिरफ्तार किया गया, आपको साढ़े रात को पूरे परिवार को किया गया, क्या हाई कोर्ट के और समस्त जनपद के अधिवक्ता ने आपका साथ क्यों नहीं दिया? मेरे परिवार वाले इतने दहशत में थे, इतने डरे हुए थे, सहमे हुए थे, उन्होंने कहीं किसी को इत्तला नहीं दी। मेरा विश्वास है ये सूचना बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को मिली होती, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन को मिला होता तो लोग आंदोलित होते, सच्चाई की पैरोकारी करते, मेरी वकालत करते। मेरी पहले जो डिग्री का फर्जीवाड़ा कर रहे, इसके संबंध में आप सरकार से और प्रशासन से क्या कहना चाहते हैं? प्रशासन पर मेरा विश्वास नहीं है, सरकार पर मेरा यकीन नहीं है, सब कुछ भरोसा मेरा एकमात्र संस्था है, वो माननीय न्यायालय है। मुझे उम्मीद है कि माननीय न्यायालय की निगरानी में जब मेरी शिकायत के बिंदु जांच के लिए बढ़ाए जाएंगे, आदेशित किए जाएंगे, तो जांच एजेंसी कोई हो, चाहे अवधेश शुक्ला ही क्यों जांच करे, चाहे वाइस चांसलर मनोज दीक्षित जांच करे, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार जांच करे, जब भी उसकी जांच माननीय न्यायालय की निगरानी में होगी, मेरा यकीन है कि सबूत और साक्ष्य मिटा नहीं सकते, उसको नजरअंदाज कर नहीं सकते, जांच सही तरीके से आगे बढ़ानी पड़ेगी और दोषियों को दंडित करने के लिए उनको अपने निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल में पधारने के लिए। धन्यवाद।